क्यों हर रोज घर में एक नया हंगामा खड़ा कर देती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इन बातों से मैं किस कदर ज़हनी अज़ियत का शिकार होता हूँ। रुबाब भी खामोश ना रही और पलट कर चिल्लाने लगी। मुझ पर यूं गला फाड़ कर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नई वॉशिंग मशीन ला दो, मगर तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते हो। मैं जहाँ कोई मुलाजमा बनकर नहीं आई कि इस ठंडे पानी में हाथ डालकर ढेरों कपड़े धोती रहूं। आखिर तुम मेरी ज़रूरत पूरी क्यों नहीं करते? मनीर ने बेबसी और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा, रुबाब, मैं तुम्हारी इन फजूल ज़िद्दों से तंग आ चुका हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे माली हालात क्या हैं? मैं एक एक पैसा इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अपना घर बना सकूँ और हमें इस किराए के मकान की दिल्लत से निजात मिले। मगर तुम्हारे शौक़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। कभी तुम्हें महंगी वॉशिंग मशीन चाहिए तो कभी नया मोबाइल। तुम्हारी फरमाइशें और फैशन ही पूरे नहीं होते। रुबाब का पारा हाई हो गया। इसने गुस्से में अपना फ़ोन उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। बस यही मोबाइल चुभता है ना तुम्हें? लो, भाड़ में जाए तुम्हारा ये फ़ोन। हर रोज़ तुम्हारे ताने सुनने से बेहतर है कि ये रहे ही ना। रुबाब गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मुनीर ने तड़प कर कहा, रुबाब, खुदा की कसम, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरा जी चाहता है कि जहर खाकर अपनी जान दे दूँ। अब मुझ में मज़ीद बर्दाश्त की हिम्मत नहीं रही। रुबाब हाल में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मुनीर कमरे में तन्हा बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। सारा दिन दफ्तर की मशक्क़त के बाद घर आया तो सुकून के बजाय ये हंगामा नसीब हुआ। शायद अपनी जगह दोनों ही ठीक थे, मगर हालात ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया था। मुनीर भूखा था, मगर दुख की वजह से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। रात के 12 बज गए। दोनों ही एक दूसरे की जुदाई और तल्ख बातों की वजह से रात भर तड़पते रहे। अगले दिन जब मुनीर दफ्तर पहुंचा तो बॉस ने इसे अपने कैबिन में बुलाया। मुनीर ने सलाम किया तो बॉस ने संजीदगी से कहा, देखिए मुनीर साहब, आजकल कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं और मार्केट काफ़ी मंदी का शिकार है। बहुत माजरत के साथ अब हम आपको मज़ीद मुलाजमत पर नहीं रख सकते। आप कल से काम पर ना आएँ। मुनीर के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, सर, आखिर मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है? बॉस ने बेबसी से जवाब दिया, मुनीर साहब, हमने सिर्फ आपको नहीं बल्कि और भी कई लोगों को फारग किया है। मुनीर खामोशी से दफ्तर से बाहर निकल आया। इसका ज़हन सुन्न हो चुका था। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा। घर का किराया, बिजली, गैस के बिल और ऊपर से रुबाब की फरमाइशें। मुनीर को रुबाब से मोहब्बत तो बहुत थी, मगर हालात की तलखी अब इस मोहब्बत को नफ़रत में बदल रही थी। वो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था और रुबाब भी पढ़ी लिखी खातून थी। वो सारा दिन बाज़ारों में खाक छानता रहा कि कहीं कोई नई मुलाजमत मिल जाए, मगर हर जगह से नाउम्मीदी मिली। शाम ढल गई। चांदनी रात में वो सड़कों पर आवारा गर्दी करने लगा। यकबस्ता हवाएं चल रही थीं और सर्दी जिस्म में सरायत कर रही थी। सारा दिन भूखा रहने के बावजूद उसे खाने का होश न था, क्योंकि इसका दिल सुकून की तलाश में था। जब वो घर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे और रुबाब सो चुकी थी। थकन और बेचैनी के आलम में इसने ईशा की नमाज अदा की और रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। बेशक तू ही हर मुश्किल को हल करने वाला है। नमाज के बाद वो किचन में गया तो वहाँ खाने को कुछ न था। शायद रुबाब ने गुस्से में कुछ बनाया ही नहीं था। भूख की शिद्दत में उसने खुद कुछ बनाने की कोशिश की, मगर बेध्यानी में उसका हाथ बुरी तरह जल गया। इसने जल्दी से मरहम लगाया और हाल में सोफे पर बैठते ही थकन की वजह से उसे नींद आ गई। किचन में चूल्हे पर देगची रखी थी, जिसमें कटा हुआ प्याज इसी तरह पड़ा रह गया। सुबह जब रुबाब की आंख खुली तो उसने देखा कि मुनीर बिस्तर पर मौजूद नहीं था। इसके दिल में वही पुरानी तलखी और गुस्सा लहराने लगा और बड़बड़ाई, न जाने अब कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा। भाड़ में जाए। जब उसे मेरी कोई फ़िक्र नहीं है तो मैं क्यों उसका एहसास करूं? गुस्से में भरी हुई वो जैसे ही कमरे से बाहर हाल में आई तो सामने का मंजर देखकर ठटक गई। इसने देखा कि मुनीर हाल में सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था। इसने ना तो जूते उतारे थे और ना ही कपड़े तब्दील किए थे। इसे यूं बेसद पड़ा देखकर रुबाब के दिल में एक पल के लिए हमदर्दी जागी, मगर अगले ही लम्हे इसकी अना फिर गालब आ गई।
وہ کچن کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ چولہے پر دیگچی رکھی ہوئی تھی جس میں کچا پیاز اور تیل پڑا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ منیر رات کو بھوک کی شدت میں خود کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اچھا ہے رہنے دو اسے اسی حال میں، جب خود پر بیتے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ مجھے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے لگتا ہے جیسے میں اس کے گھر کی کوئی ملازمہ ہوں جسے صرف حکم دینا ہے۔ وہ منیر کو جگائے بغیر واپس پلٹ گئی، حالانکہ اس کا دل جانتا تھا کہ منیر کسی بڑی تکلیف میں ہے، مگر تلخ باتوں نے ان کے درمیان کی دوریاں مزید بڑھا دی تھیں۔ جب منیر کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے سامنے سے گزرتی رباب کو دیکھ کر دبی آواز میں کہا، رباب میری بات تو سنو، مگر رباب نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور غصے میں کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منیر تھکن اور بیداری بھرے لہجے میں پیچھے سے بولا، رباب آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ رباب تڑک کر بولی، میں اس جہنم سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، بس یہی چاہتی ہوں میں۔ منیر جو پہلے ہی ملازمت جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور بولا، اچھا تو اب یہ گھر تمہیں جہنم لگنے لگا؟ رباب میں نے تمہاری خاطر شہر میں یہ گھر لیا، کرائے کی اس زندگی کو قبول کیا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اور اپنا گاؤں تک چھوڑ دیا تاکہ تم خوش رہ سکو، اور آج تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس جہنم سے نجات چاہیے؟ کتنی بے مروت ہو تم۔ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری پرواہ نہیں تو اب مجھے بھی تمہاری کوئی فکر نہیں۔ رباب نے چائے کا کپ زور سے میز پر پھٹکا اور غصے سے پھٹ پڑی، اگر یہی بات ہے تو میں ابھی اپنے پاپا کے گھر جا رہی ہوں، تم طلاق کے کاغذات تیار کروا لینا، وہیں بھیج دینا مجھے۔ رباب نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری بار پلٹ کر کہا، منیر بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ نام نہاد محبت، مجھے اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ طیش میں آ کر گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ منیر وہیں ساکت کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی جاب جانے کا غم منائے یا ٹوٹتے ہوئے گھر کا ماتم کرے۔ رباب پاپا کے گھر چلی گئی اور منیر وہیں دہلیز پر ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے تکلیف کا ایک آنسو ٹپک کر گال پر بہہ نکلا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑایا، رباب ہم سفر ایسے تو نہیں ہوتے، ہم سفر تو خاموشیاں سمجھ جاتے ہیں، وہ تو دل کی دھڑکن سن کر ہر تمنا محسوس کر لیتے ہیں۔ میں کتنا بے بس ہوں، کتنا مجبور ہو چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں۔ رباب مجھے اس وقت تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر تم کس مقام پر مجھ سے دامن چھڑا کر چلی گئیں۔ منیر کی پریشانی صرف یہ تنہائی نہیں تھی، 3 دن بعد اسے گھر کا کرایہ ادا کرنا تھا، مگر جب اس نے اپنا پرس نکال کر دیکھا تو اس میں صرف 10 روپے باقی تھے۔ نہ سر پر نوکری تھی اور نہ ہی آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ۔ وہ سارا دن اسی ویران گھر میں خالی نظروں سے دیواروں کو تکتا رہا، خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ جب شام ڈھلی اور بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ قریب کے ایک ہوٹل پر گیا اور وہاں کھانا کھایا، مگر ہارنے والا اس کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے کیا پیغام لائے گی۔ ادھر رباب کی ماں نے پریشانی سے پوچھا، بیٹی تم اچانک یوں چلی آئیں، کیا منیر نے کچھ کہا ہے؟ رباب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، امی اس انسان نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، میں کچھ بھی کہوں اور میری ہر بات نظر انداز کر دیتا ہے۔ 2 ماہ سے واشنگ مشین کا کہہ رہی ہوں، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ موبائل لا کر دیا تو روز تانے دیتا تھا، کبھی باہر گھمانے نہیں لے گیا۔ بس امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے، اب اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا۔ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی اتنی سی باتوں پر گھر نہیں اجاڑا کرتے، اگر وہ تمہیں کچھ خرید کر نہیں دے رہا تو کیا تم نے کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، وہ اتنا خاموش کیوں رہنے لگا ہے، یا پھر تم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑی رہیں؟ رباب غصے سے بولی، امی وہ بس چپ رہتا ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، بس میرا فیصلہ آخری ہے۔ دوسری طرف منیر نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکتا رہا، مگر کہیں کام نہ ملا۔ 1 مہینہ گزر گیا، جمع پونجی ختم ہو چکی تھی اور وہ تنہائی میں تڑپتا رہتا۔ کبھی سوچتا کہ گاؤں لوٹ جائے، مگر بھائیوں سے جھگڑا کر کے آنے کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی۔ رباب کے بھائیوں کا گاڑیوں کا بڑا شو روم تھا اور وہ لوگ مالی طور پر بہت مستحکم تھے۔ جب منیر ہمت کر کے رباب کے گھر پہنچا، رباب ابھی پارلر سے ہو کر آئی تھی۔ منیر نے داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ رباب نے اسے غصے سے دیکھا اور تلخی سے بولی، کیوں آئے ہو؟ کیا طلاق کے کاغذات لے آئے؟ فیصلہ ہو گیا نا؟
शुक्र है मेरी जान छूटी। मुनीर ने बड़े प्यार से कहा, रुबाब मैं तुम्हें तलाक क्यों दूं? तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी हो, चलो घर वापस चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रुबाब गुस्से से चिल्लाई, मुनीर मैं वापस जाने के लिए जहाँ नहीं आई थी, चले जाओ जहाँ से। रुबाब के माँ बाप ने भी बीच में आकर उसे समझाने की कोशिश की, बेटी गुस्से में इतने बड़े फैसले नहीं करते। आखिरकार इसके बाबा ने कहा, तुम दोनों एक बार कमरे में बैठकर सुकून से बात कर लो, शायद कोई हल निकल आए। कमरे में बैठकर मुनीर ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, रुबाब इस दिन तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने खुद खाना बनाने की कोशिश की तो मेरा हाथ बुरी तरह जल गया। बेवफा, क्या तुम्हें मेरा हाल तक नहीं पूछना था? चलो छोड़ो सब नाराज़गियाँ, घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल उदास है। मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की आदत हो गई है। मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, बस अब वापसी की बात करो। मगर रुबाब अपनी जिद पर अड़ी रही। मुनीर एक शर्त है, पहले घर में वॉशिंग मशीन और ज़रूरत का तमाम सामान लाओ, फिर मैं कुछ सोचूंगी। मुनीर ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम्हें पता भी है मैं 4 माह से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मुझे दफ्तर से निकाला गया उसी शाम तुम भी मुझे छोड़कर चली गईं। मगर रुबाब का दिल ना पिघला। मुनीर खामोशी से वहाँ से चला आया। मजबूरी में मुनीर ने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। एक दिन इत्तेफाक से रुबाब अपनी सहेलियों के साथ उसी होटल में डिनर के लिए आई। सहेलियां मुनीर की तारीफ़ें कर रही थीं और रुबाब मुस्कुराकर इनकी तस्वीरें दिखाने का वादा कर रही थी। अचानक एक सहेली ने आवाज़ दी, वेटर। सामने मेन्यू कार्ड था में वेटर की वर्दी में मुनीर खड़ा था। रुबाब का कलेजा मुंह को आ गया। मुनीर ने कमाल ज़ब्त से पूछा, मैडम आप क्या ऑर्डर देंगी? इतने में होटल का मैनेजर मुनीर पर चिल्लाने लगा, नौकरी चाहिए थी तो पाँव पकड़ रहे थे, अब क्या ये टेबल तुम्हारा बाप साफ करेगा? जल्दी करो। मुनीर सर झुकाए मेज़ साफ करने लगा। ये मंजर देखकर रुबाब की अना खाक में मिल गई और इसकी मोहब्बत जाग उठी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सबके सामने दौड़ती हुई आई और मुनीर के सीने से लग गई। आई लव यू मुनीर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मुझे तुम्हारे मुश्किल वक़्त में तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, मगर मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधी हो गई थी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। मुनीर ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा और बोला, तुमने प्यार से बात कर ली, मैं अपने सारे दुख भूल गया। दोनों मुस्कुराते हुए अपने घर की जानब चल दिए। प्यारी बहनों और शहजादियों, अगर आपका जीवन साथी आपको इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खिला रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश रहें। आप नहीं जानते कि वो आपकी खुशियों के खातर बाहर की दुनिया में किस किस अजियत, ज़िल्लत और मुश्किल से गुजर रहा है। महज फजूल ख्वाहिशात और दुनियावी चीज़ों के पीछे अपने बसते हुए घरों को आग ना लगाएं। अपने हम सफ़र के पास बैठें, उसकी खामोशी को समझें और इसे ये एहसास दिलाएं कि हालात चाहे जैसे भी हों, आप हर कदम इसके साथ खड़ी हैं। बिला वजह के झगड़े और बेजा फरमाइशें हंसी खेलती ज़िंदगी को नासोर बना देती हैं। याद रखें, एक मजबूत औरत वो है जो मुश्किल वक़्त में अपने शोहर की ढाल बने, ना कि उसकी कमर तोड़ दे। ये थी मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़िंदगी का एक अहम सबक मिला होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।